हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। आज की हम इस सेशन में शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्लास की, जहां हमने पिछली क्लास में देखा था हमारे सामान्य भौतिक प्रदेशों की जानकारी। उस जानकारी के संदर्भ में हमने कुछ पाया था। आपके विद्यार्थियों के कुछ कमेंट्स भी देखने को मिले, उनमें कुछ समस्यात्मक जो जानकारियां थी उनको भी हम यहाँ डिस्कस कर लें, ताकि आपको सिलेबस का और अपने सब्जेक्ट के जो तथ्य हैं उनका भी पता चल जाए। जैसा हमने इस टॉपिक के संदर्भ में जितने क्वेश्चन निकलते हैं, सबसे पहले हम उन क्वेश्चनों की जानकारी लें। तो हमारे सामने सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्य निकल करके आता है, भौतिक प्रदेश कितने हैं। यहां क्वेश्चन बनता है भौतिक प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो हमने देखा था भारत के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा गया है, और ये ध्यान रखेंगे मुख्य रूप से यही 4 भाग हैं जो विगत एग्जाम में आ चुके हैं। नेक्स्ट हिस्से में हम देखें तो यहां हमने नेक्स्ट प्रश्न को देखा, भौतिक प्रदेशों में को किस आधार पर बांटा गया है। किस आधार पर विभाजित किया गया है। तो हमारा आंसर था उच्चावच के आधार पर विभाजित किया गया है। उच्चावच के आधार पर विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो हमारे सामने थर्ड क्वेश्चन निकल करके आता है, भौतिक प्रदेशों को भूवैज्ञानिक संरचना एवं शैल उपस्थिति के आधार पर कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो हमारा आंसर निकल करके आया था 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, और ये 3 भाग हमने देखे थे, पठार, पर्वत व मैदान। ये तथ्यात्मक रूप से 3 क्वेश्चन ये निकल करके आए थे। नेक्स्ट स्थिति पर चर्चा करें तो हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन निकल करके आता है, भौतिक प्रदेश संरचना बनावट के आधार पर किन बलों का परिणाम होते हैं। आंसर निकल करके आया था हमारा आंतरिक बल व बाह्य बल। यहां सबसे इंपॉर्टेंट हमारे सामने जो क्वेश्चन था वो इसका ही नेक्स्ट क्वेश्चन था। आंतरिक बलों में भौतिक प्रदेशों में सर्वाधिक प्रभावी बल माना जाता है।
माना जाता है। हमारे सामने फिर यहाँ इन्हीं दोनों से स्थिति क्वेश्चन के लिए निकल करके आती है और ऑप्शन में आंसर होता है आंतरिक बल, बाह्य बल, आंतरिक व बाह्य बल दोनों या उपरोक्त में से कोई ही नहीं। यहां आंसर क्या निकल करके आएगा, भौतिक प्रदेशों में सर्वाधिक जो प्रभावी बल है, हमने देखा था आंतरिक बल व बाह्य बलों में सबसे प्रभावशाली जो बल थे वो इंडोजेनेटिक फोर्स थे, आंतरिक बल थे। तो यहां आंसर इसका निकल करके आता है आंतरिक बल। और डियर स्टूडेंट ध्यान दें, इतनी बारीक और इतनी गहराई के साथ में प्रत्येक क्वेश्चन की पकड़ तक जाने का हमारा औचित्य ये है, जिसके बारे में अभी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक हमारे रीड सिलेबस में जुड़ा हुआ है और वहां हम आंतरिक और बाह्य बलों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो आंतरिक बल हमारे टॉपिक के हैं ज्वालामुखी और भूकंप, और उसी संदर्भ में इसकी कुछ संक्षिप्त सी जो जानकारी है जो अपने को लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस हो सकती है, लेकिन उठा लिया जाता है प्लेट विवर्तनी के संदर्भ में। और जिस संदर्भ में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो विगत अगर आपने रीट का एग्जाम अटेंड किया हो तो उसमें एक प्रश्न था प्लेट शब्द किसके द्वारा दिया गया, जो हमारे सिलेबस का कोई भाग नहीं था, लेकिन प्रश्न पुटा हुआ था वो इसी प्रकार के गहराई वाले क्वेश्चनों में था। अपने जो टॉपिक है उस टॉपिक की हम तथ्यात्मक स्थिति तक क्वेश्चन की पकड़ तक जा रहे हैं, ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, ज्यादा गहराई में नहीं जा रहे हैं। हम बेसिकली जहां से हमारे क्वेश्चन निकल करके आते हैं हम वहां तक की चर्चा कर रहे हैं। तो सामान्यतः आपको ये जो क्लासें हैं ये एक सारगर्भित साबित होने वाली हैं और इन्हीं क्लासों के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बखूबी ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तो इस संदर्भ में जैसे हमने चर्चा की, प्रश्न यहां बन सकता है अगर हम भौतिक प्रदेशों की सामान्य चर्चा करते तो ये जानकारियां हमारे सामने नहीं आ पाती। जैसे कि हमारे पिछली क्लास की जो स्थिति थी उस क्लास में हमने सारी इन जानकारियों को स्पष्ट रूप से देखा है और वो क्वेश्चन इसी क्वेश्चन के आधार को लेकर के हमने यहां तक ये जानकारी लेने का प्रयास किया, जैसा कि विगत रीट एग्जाम में जो आया हुआ प्रश्न था प्लेट को लेकर के, वैसे ही क्वेश्चन यहां से बनते हैं और ये क्वेश्चन वही आधार रखते हैं, इसलिए हमने यहां तक चर्चा की। अब आगे हम इस पर बनने वाले जो कुछ क्वेश्चन हैं उनकी और चर्चा करें। तो इन पर बनने वाले क्वेश्चनों में हमने देखा था आंतरिक बल भौतिक प्रदेशों का निर्माण करते हैं। आंतरिक बल भौतिक प्रदेशों का निर्माण करते हैं इनमें सर्वाधिक प्रभावी कारक माना जाता है। सर्वाधिक प्रभावी कारक माना जाता है सर्वाधिक प्रभावी कारक माना जाता है। तो क्वेश्चन का हमारा आंसर निकल कर क्या आएगा, हमारे 3 कारक थे, उनमें पहला कारक जो सबसे प्रभावी कारक है वो प्लेट संचलन है। प्लेट संचलन है। अभी इसकी कुछ विस्तृत व्याख्या और जानकारी हम हमारे इन टॉपिकों के तहत मिलेंगे, हमारे 1 बाय 1 पॉइंटों के तहत मिलेंगे। कौन सी प्लेट संचलन की क्रिया किस प्रकार से होती है और ये भौतिक संरचना को किस प्रकार से उत्पन्न या उत्पत्ति का कारण बनती है। तो इस प्रकार से प्लेट संचलन की जो क्रिया है वो भौतिक प्रदेशों के निर्माण में महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। बेसिकली सबसे प्रभावी कारक माना जाता है, सर्वाधिक प्रभावी कारक। निर्माण सभी कारकों से हो रहा है लेकिन प्रभावी कारक अर्थात इसके प्रभाव से ही अन्य कारक या अन्य जो बल है वो गति करते हैं, अपनी क्रिया करते हैं या उनका निर्माण होता है। तो प्रभावी कारक माना जाता है प्लेट संचलन। प्लेट संचलन की क्रिया के कारण भौतिक प्रदेशों का निर्माण होता है। इस प्रकार की जानकारी के लिए हमने उसको कुछ विस्तृत व्याख्या के संदर्भ में प्रस्तुत किया है। अब आगे हम देखें तो हम इस प्रश्न के बारे में चर्चा करें, प्लेट क्या है। तो प्लेट स्थल भाग का एक बड़ा या व्यापक क्षेत्र होता है जो एक साथ
जुड़ा होता है, ये एक प्लेट कहलाती है। और इस संदर्भ में हम प्लेटों की जानकारी मुख्य रूप से लेंगे। हम अगर हमारी नोटबुक के अनुसार देखें तो हमें 6 प्रमुख प्लेटें तथा वर्तमान समय में 7 प्लेटों की जानकारी प्राप्त होती है। और वो प्लेटें कौन कौन सी हैं इसकी व्याख्या हम आगे के टॉपिकों के साथ भी करेंगे, लेकिन संक्षिप्त से जानकारी हम यहां भी ले लें। हमारी जो 6 प्रमुख प्लेटें हैं उनके साथ हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरेशियाई, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलियाई, प्रशांत महासागर प्लेट मानी जाती है। और इसी के क्रम में अगर हम देखें तो अरब सागरीय जो प्लेट है वो भी इसी का है भाग। अंध महासागरीय प्लेट और अरब सागरीय प्लेट है वो इसी प्लेटों के अंतर्गत आती हैं। तो हम इनकी विस्तृत व्याख्या कौन सी प्रमुख में आती हैं, कौन सी गौण में आती हैं, कुछ प्लेटों के नाम हमने लिए, इनमें से मुख्य कौन सी हैं, कौन सी गौण हैं, और कुछ संदर्भ में इस संदर्भ में हम और भी चर्चा करेंगे सामान्य रूप से इसी को जोड़ करके, क्योंकि यहाँ भूकंप की घटनाएं होती हैं तो कौन सी प्लेटों के द्वारा कौन सी भूकंप की घटनाएं सर्वाधिक रही हैं, कौन से क्षेत्र में भूकंप ज्यादा आते हैं, प्लेटों के कौन से भाग विनाशकारी होते हैं, कौन से भाग है रचनात्मक होते हैं, इसी संदर्भ में प्रश्न होता है। उसी प्रश्न को उठा करके अपने टॉपिक पर डाल दिया जाता है और हमारे लिए वो प्रश्न हमारी पकड़ से बाहर हो जाता है। तो हम सभी प्रकार के तथ्यों को समाहित करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और आज हम लेते हैं हमारी अगली क्लास की या हमारी आज की क्लास की भौतिक प्रदेशों की पहली अवस्था। भौतिक प्रदेश, और भौतिक प्रदेश की पहली अवस्था को हम लेंगे, उसमें है हमारा उत्तरी व उत्तरी पूर्वी, उत्तरी व उत्तरी पूर्वी हिमालय या पर्वतीय प्रदेश। इसी का नाम हिमालय है, इसको उत्तरी व उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश कहा जाता है। अब हम देखें सबसे पहले हिमालय, हिमालय के विभाग और हिमालय की कुछ सामान्य जानकारियां, जहां से अपने एग्जाम के लिए प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है। तो सबसे पहले इसके डिवाइडेशन को देखें तो इसकी डिवाइडेशन की जो स्थिति है वो कुछ इस प्रकार से है, 3 भागों में विभाजित है। हिमालय के 3 भाग, नंबर 1 ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, नेक्स्ट मुख्य हिमालय, थर्ड पूर्वी हिमालय। इस क्रम में हम इसको जानेंगे। हिमालय एक भौतिक प्रदेश के रूप में 3 भागों में विभाजित है। ये 3 भाग ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय व पूर्वी हिमालय के रूप में जाने जाते हैं। अगर इनके और क्लासिफिकेशन को हम देखें तो ये कुछ इस प्रकार से भी दिखलाई पड़ता है। इस मुख्य हिमालय के 3 भाग हैं। पहला भाग कहलाता है महान हिमालय, नेक्स्ट मध्य हिमालय, इसको कहा जाता है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय। इस प्रकार से हमारी हिमालय की संपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। अब उनकी सामान्य जानकारियों के साथ ही आगे के क्रम में हम देखें तो ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय व पूर्वी जो हिमालय है, इनकी कुछ कॉमन विशेषताएं पाई जाती हैं। साथ ही कॉमन विशेषताओं के साथ इनकी उत्पत्ति की जो अवस्था है वो समान पाई जाती है। इनकी जो कुछ विशेषताएं हैं वो समान पाई जाती हैं। इनके बारे में सबसे पहले हम चर्चा करें कि हमारे इस भौतिक प्रदेश का निर्माण किस प्रकार से हुआ, इसकी उत्पत्ति, इसकी आयु तथा इसकी विशेषताएं। तो इस क्रम में हम सबसे पहले पॉइंट को उठाते हैं। पहला पॉइंट है हमारा उत्पत्ति। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आयु।
और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विशेषताएं। अभी ध्यान देंगे यहां कितने प्रकार के क्वेश्चन निकल करके आएंगे जो हमारे एग्जाम के काफी महत्वपूर्ण पॉइंट को समाहित किए हुए हैं, जिसको हम सामान्यतः पढ़ते ही नहीं हैं, लेकिन एग्जाम में प्रश्न इन्हीं चीजों से उठा करके ले लिया जाता है जो आपके सामने क्वेश्चन के रूप में आएंगे और तत्काल आपके माइंड में एक पुरानी स्मृति को ताजा करेंगे। किस रूप में? देखिए, हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में हम चर्चा करें तो हिमालय की जो उत्पत्ति है वो प्लेट संचलन की घटना के कारण प्लेट संचलन की घटना से मानी जाती है। प्लेट संचलन की घटना से मानी जाती है। ये प्लेट संचलन की जो घटना थी वो किस रूप में थी? 3 प्रकार की गतियां होती हैं प्लेटों में, अपसारी गति, अभिसारी गति व संरक्षी गति। तो इसमें कौन सी गति के कारण से हमारे हिमालय की उत्पत्ति हुई और किस श्रेणी का हमारा हिमालय बना? तो यही प्रश्न निकल करके आ जाता है। हिमालय के संदर्भ में हम पढ़ते हैं हिमालय एक नवीन मोड़दार पर्वत है, वही इसका क्वेश्चन था जिसको उठा करके रख दिया गया। हिमालय प्लेट संचलन की किस गति के कारण से निर्मित हुआ है? इसके तथ्य को हम विस्तृत रूप से भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम उत्पत्ति की सामान्य जानकारी को देखें तो प्लेट संचलन की घटना के कारण से होती है। और ये प्लेट संचलन की घटना किस प्रकार की थी? अभिसारी गति। अभिसारी गति, अभिसारी गति के कारण से उत्पन्न हुआ है। अब ये अभिसारी गति थी तो कौन कौन सी प्लेटों के मध्य थी? ये इंपॉर्टेंट तथ्य है हमारे सामने। ये 2 प्लेटें थी जो आपस में गति कर रही थी और आमने सामने की गति के कारण से एक जगह इनमें टकराव होता है और टकराव की क्रिया के कारण से बीच में हिमालय उठ खड़ा होता है या हिमालय की उत्पत्ति होती है। इसको कहा जाता है एशियन प्लेट और इसको कहा जाता है यूरेशियाई प्लेट। इसी प्लेट को जाना जाता है इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। वर्तमान में इंडो ऑस्ट्रेलियाई जो प्लेट है ये यूरेशियाई प्लेट के साथ में जुड़ करके एक प्लेट बन चुकी है। तो ये पहले 2 प्लेटें अलग थी, दोनों के मध्य गति हुई, दोनों आमने सामने की गति कर रही थी और इन दोनों के आमने सामने की गति के कारण एक समय ऐसी स्थिति जिसके कारण से दबाव पड़ता गया और दबाव की अवस्था में आकर के जब ये आपस में टक्कर खाती है, प्रेशराइज होती है या इनमें आमने सामने की गति के कारण से तनाव की क्रिया होती है और इस बिछाव की क्रिया के कारण से उठ करके एक भाग उभार के रूप में निकल जाता है और यही भाग हमारा हिमालय बन जाता है। हिमालय बन जाता है। हम कुछ और भी तथ्य देखेंगे कि कौन सा भाग ऊपर उठा, अगर ये प्लेटें आपस में टकराई तो किस भाग के उत्थान के कारण से हिमालय की उत्पत्ति हुई। इसके संदर्भ में अभी आगे चर्चा करेंगे। जो गहराई वाली स्थिति आती है सामान्य तौर पर यहां उठा लिया जाता है हमारा जो हिमालय पर्वत है वो कौन कौन सी प्लेटों के आपसी टकराव के कारण, किस गति के कारण उत्पन्न हुआ है। तो हमारे सामने निकल करके आते हैं अभिसारी गति, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के मध्य टक्कर होती है और वर्तमान में एक संयुक्त प्लेट बन गई है। जो टूट करके इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट थी वो उत्तर की ओर चल रही थी, आपस में आकर के टक्कर खाती हैं और टकराव के परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हो जाती है। अब स्थिति हम देखें आयु की, तो ये घटना कब घटी थी? ये समय चल रहा था जब हिमालय के रूप में उत्पत्ति हो रही थी। टर्शियरी काल, इस काल की घटना थी। युगों युगों से विगत क्लास में हमने देखा था पृथ्वी की जो आयु है वो हमने 46 करोड़ ईयर अगो मानी थी, वर्ष पूर्व।
इस समय से लेकर के टर्सरी काल तक की जो घटनाएं थी लगातार आंतरिक रूप से संचलित हो रही थी, लेकिन इस काल में आकर के ऐसी कुछ प्लेट संचलन की घटना हुई जिसके परिणाम स्वरूप हमारे हिमालय की उत्पत्ति होती है। तो हमारा हिमालय टर्सरी काल का माना जाता है। यहां इंपॉर्टेंट तथ्य है, हिमालय की उत्पत्ति किस युग में होती है? टर्सरी काल में होती है। हिमालय की उत्पत्ति किस प्लेट संचलन के कारण से होती है? अभिसारी प्लेट संचलन के कारण से होती है। हिमालय की उत्पत्ति में कौन कौन सी प्लेटों का योगदान रहा? तो हम देखते हैं इंडोस्टेलियाई प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के मध्य हिमालय की उत्पत्ति होती है। अगर इसकी सामान्य विशेषताओं की चर्चा करें तो हम इसको विस्तृत रूप से देखें, कौन कौन सी सामान्य विशेषताएं हमारे इस कॉमन हिमालय में पाई जाती हैं, या हिमालय के जो 3 भाग हमने देखे जिनकी सभी विशेषताएं समान हैं। तो एक तो विशेषता पहली पाई जाती है, इसकी सामान्य विशेषता दिशा के साथ। अगर इसको सामान्य वर्गीकरण के साथ में देखें या मानचित्र के माध्यम से भी हम देखेंगे तो इसमें इसकी दिशा हमें उत्तर पश्चिम में जो हमारे सभी हिमालय के पार्ट हैं, उत्तर पश्चिम से अगर हम उत्तर पूर्व की ओर जाते हैं तो इनकी जो स्थिति का जो विस्तार है वो इस प्रकार से व्यवस्थित पाया जाता है। आगे जाकर के यही हिमालय कुछ इस अवस्था में ये आकार ले लेता है। तो दिशा की स्थिति हमारे सामने आती है, उत्तरी पश्चिमी भाग से, उत्तरी पश्चिमी भाग है हमारे और ये पूर्वी भाग है। तो इस स्थिति में हम देखें तो हमारे हिमालय की जो स्थिति है वो सामान्यतः हमें उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर पाया जाता है। तो ये हमारी एक क्रमबद्ध अवस्था पाई जाती है जो सामान्य हिमालय की मुख्य विशेषताओं में आती है। दिशा की स्थिति, उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। डियर स्टूडेंट ध्यान दें, यह है दिशा और यह है स्थिति। इस दिशा से लेकर के इस स्थिति की ओर हिमालय पाया जाता है। दोनों ही तथ्य अलग हैं। उत्तर पश्चिम में हिमालय की स्थिति क्या है, उत्तर पूर्व की ओर क्या है, अभी हम आगे चर्चा करेंगे तो हेयरपिन बैंड की भी बात करेंगे। तो यह स्थिति कॉमन रूप से पाई जाती है। अगर नेक्स्ट विशेषता की हम चर्चा करें तो दूसरी विशेषता हमें यहां चट्टानों के रूप में पाई जाती है। नवीन चट्टानें पाई जाती हैं और चट्टानों के संदर्भ में हम देखते हैं तो यहां चट्टानें ग्रेनाइट रूप में पाई जाती हैं। ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। तो हिमालय के केंद्र में इंपॉर्टेंट तथ्य है, क्योंकि यही तथ्य हमारे अन्य पर्वतों के साथ भी जुड़ा हुआ है, लेकिन उनकी चट्टानों की जो विशेषता है वो अलग पाई जाती है। हिमालय की चट्टानों की विशेषता अलग पाई जाती है। और एग्जाम की दृष्टि से यहां महत्वपूर्ण प्रश्न बनकर के निकलता है, हिमालय के केंद्र में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? संपूर्ण हिमालय के केंद्र में ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। नेक्स्ट विशेषता को देखें हम तो हमारी थर्ड विशेषता निकल करके आती है वनस्पति व जैव विविधता। वनस्पति व जैव विविधता, यहां विभिन्न प्रकार की जीव जंतुओं के रूप में और पेड़ पौधों के रूप में, वनस्पति के रूप में विविधता पाई जाती है। इसको कहा जाता है जैव हॉटस्पॉट क्षेत्र। तो हमारा दक्षिणवर्ती भाग हॉटस्पॉट क्षेत्र के अंतर्गत आता है, हिमालय क्षेत्र हमारा हॉटस्पॉट क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यहां संपूर्ण हिमालय में जैव विविधता की उपलब्धता पाई जाती है। तो जैव विविधता का धनी माना जाता है, जैव विविधता में धनी प्रदेश माना जाता है। नेक्स्ट विशेषता की चर्चा करें तो नेक्स्ट विशेषता हमारी निकल करके आती है नवीन वलित पर्वत है। नवीन वलित पर्वत है। नवीन वलित पर्वत का तात्पर्य है इस पर्वत की निर्माण की जो अवस्था थी वो अन्य पर्वतों की तुलना में बाद में पाई जाती है, या इसके निर्माण की जो प्रक्रिया है
वो अधिक समय पूर्व नहीं हुई है या ज्यादा समय विगत समय को देखते हुए अधिक नहीं निकला है, इसलिए इसको नवीन श्रेणी में रखा जाता है। नवीन श्रेणी का हिमालय माना जाता है। और यहीं से प्रश्न निकल करके आता है, अगर हिमालय नवीन है तो हिमालय के समकक्ष बनने वाले पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो यहां ध्यान दें, हिमालय के संदर्भ में हिमालय हमारा नवीन है तथा हिमालय के समकक्ष और भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो नवीन पर्वतों की श्रेणी में आती हैं। रॉकीज पर्वत, एंडीज पर्वत। रॉकीज पर्वत की स्थिति और एंडीज पर्वत की स्थिति। तो रॉकीज पर्वत और एंडीज पर्वत की जो स्थिति है वो हमें कहां कहां दिखलाई पड़ती है। तो रॉकीज पर्वत की जो उपस्थिति है वो हमें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में दिखलाई पड़ती है। उत्तरी अमेरिका का एक नवीन वलित पर्वत है जो हमारे हिमालय के समकक्ष माना जाता है। एंडीज जो पर्वत है ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में भी उसी समय जब हमारे हिमालय की उत्पत्ति हो रही थी, उसी समय ऐसी भूगर्भिक घटनाओं के कारण दो पर्वत श्रृंखलाएं उत्पन्न हुई थी, उनका नाम रॉकीज और एंडी जाना जाता है। विभिन्न तथ्यों के साथ इसको और भी डिटेल से देखेंगे। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और इसी क्रम में हमारा हिमालय भी एक नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी हमारी इस नवीनतम पर्वत श्रृंखला में है। ये जो इसके कुछ तथ्य होंगे जिसकी जानकारी हम आगे प्राप्त करेंगे। तो यहां ध्यान दें, नवीन को लेकर के कर लिया जाता है। नवीन पर्वत श्रृंखला किस प्रकार से पाई जाती हैं। ये विश्व की 3 नवीन पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो हमारे हिमालय के रूप में है, जो कि एशिया महाद्वीप में पड़ती है। भारत नेपाल देश में इसका विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है। तो हिमालय, रॉकीज और एंडीज हैं, ये 3 हमारी नवीन पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में जानी जाती हैं। तो हमारी नवीनतम श्रृंखला के रूप में इसको जाना जाता है। नेक्स्ट इससे हम विशेषता नंबर 5 को देखें तो यहां हम उन तथ्यों की जानकारी हम अन्य टॉपिकों के साथ नहीं लेंगे जो यहां से प्रश्न निकल करके आते हैं। और ध्यान दें डियर स्टूडेंट, ये एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बन करके आता है हमारे सामने। यहां अगर नवीन है तो इस नवीन क्षेत्र में हमें एक घटना देखने को मिलती है और वो विशेषता पाई जाती है यहां आने वाले भूकंपों की। भूकंप प्रभावित क्षेत्र, सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र भारत का है वो हिमालय क्षेत्र है। और हिमालय पर्वतीय जो प्रदेश है, यहां राज्य के संदर्भ में प्रश्न हमारे सामने निकल करके आता है कि वह कौन सा राज्य है जहां सर्वाधिक भूकंप आते हैं। तो याद रखेंगे, भारत का वह राज्य उत्तराखंड राज्य है। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक भूकंप आते हैं। जो हमारे इन सामान्य तथ्य या हम हिमालय की चर्चा करते हैं वहां ये जानकारियां नहीं थी, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। भूकंप की सर्वाधिक जो घटना है वो उत्तराखंड राज्य में देखने को मिलती है। जो हिमालय की सामान्य विशेषता है, संपूर्ण हिमालय में ही भूकंप की जो आवृत्ति है वो हमें बार बार देखने को मिलती है। सामान्य रूप से तीव्र भूकंप की और सामान्य भूकंपों की जो क्रिया है वो बार बार हिमालय के साथ जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार से हम देखें तो हिमालय की इन सामान्य जानकारियों की तथ्यों के साथ हम आगे की ओर बढ़े तो हम हिमालय के उत्पत्ति वाली स्थिति में आगे चलते हैं। थोड़ा एक सामान्य लॉजिकली पॉइंट है, समझने का प्रयास करना। उत्तरी व उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश। अब इसकी उत्पत्ति की जो अवस्था है उसको डिटेल से समझेंगे। उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, हिमालय की उत्पत्ति। इस उत्पत्ति के संदर्भ में हम एक भौतिक प्रदेश की रचना को देखते हैं और वो भौतिक जो संरचना है वो हमारे एक तथ्य के साथ जुड़ी हुई है या इसका एक सिद्धांत है। उस सिद्धांत को कहते हैं वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत। वर्तमान समय में भी सर्वमान्य सिद्धांत है। वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार हमारे इस हिमालय पर्वतीय प्रदेश की जो उत्पत्ति है वो किस अवस्था में पाई जाती है, किस प्रकार से होती है। तो हम देखें, सबसे पहले वेगनर महोदय ने
संपूर्ण पृथ्वी को इस प्रकार से व्यवस्थित किया। इस भाग को इसने पेंजिया का नाम दिया। पेंजिया ये कहलाया महाद्वीप। पेंजिया एक महाद्वीप माना तथा इसके चारों ओर इस क्षेत्र को इसने जलीय भाग कहा और यह जलीय भाग था पैंथालासा। पैंथालासा पैंथालासा था, यह था महासागर। एक महाद्वीप था सर्वप्रथम, एक महासागर था। एक महाद्वीप को कहा पेंजिया, एक महासागर को कहा पैंथालासा। इस महाद्वीप के ऊपर, जिसको पेंजिया महाद्वीप कहा, इस महाद्वीप के ऊपर मध्यवर्ती क्षेत्र में एक भूसन्नति पाई जाती है। इस भूसन्नति वाले क्षेत्र में मौसमी घटनाओं के कारण या जलवायु परिवर्तनों के कारण जितनी भी परिवर्तनशील अवस्थाएं थी, इनके परिणाम स्वरूप यहां वर्षा के दौरान बहता हुआ जल नदी स्रोता यहां अपने अवसाद पदार्थ को लाकर के जमा करते रहते हैं और इस भूसन्नति वाले क्षेत्र में गाद मिट्टी या काफ मिट्टी का लगातार जमा होता रहता है। इसको कहा गया था टेथिस सागर। इस टेथिस सागर भूसन्नति वाले क्षेत्र में अवसाद पदार्थों के जम जाने से तल में दबाव आया और इस दबाव के कारण से यहां से गतिशील जो चट्टानें थी, गतिशील जो प्लेटें थी, इन प्लेटों के प्रभाव से दबाव पड़ा और इस दबाव की क्रिया के कारण से बीच वाले भाग में कुछ उभार आ जाता है। इस प्रकार से उभार की जो अवस्था आई और ये उभार की अवस्था ही क्या कहलाई? हिमालय कहलाई। हिमालय की उत्पत्ति ऐसा माना जाता है। पेंजिया महाद्वीप के ऊपर भूसन्नति वाला क्षेत्र जिसको टेथिस सागर कहा जाता है, इसमें जमा जो अवसाद पदार्थ था, इस अवसाद पदार्थ को कहा जाता है तलछट। इस तलछट वाली जो चट्टानें हैं, इनको कहा जाता है, तलछट चट्टानों को कहा जाता है अवसादी। इन अवसादी शैलें जो कि कमजोर शैलें होती हैं, इनके ऊपर दबाव पड़ने के कारण से ये स्थान उभर करके ऊपर उठ जाता है और ये उभर करके बाहर आता है, तो यही उत्पत्ति होती है हिमालय की। और इस हिमालय के संदर्भ में हम कहें तो इसकी उत्पत्ति वर्तमान में भी जारी है, अर्थात इसमें लगातार ऊंचाइयां बढ़ रही हैं। तो इस क्रम में हम देखें तो हिमालय की उत्पत्ति कुछ इस प्रकार से होती है। तो यहां हमें ध्यान देने योग्य बात है कि टेथिस सागर भूसन्नति में उभार के कारण से यहां हिमालय पर्वत की उत्पत्ति होती है। साथ ही यह भी ध्यान दें, हमारे राजस्थान के संदर्भ में भी इसकी चर्चा आती है। तो यहां चर्चा होती है इसी के समकक्ष टेथिस सागर भूसन्नति में उभार आया, इसी के समकक्ष एक भौतिक प्रदेश और बना जिसको कहा जाता है थार का मरुस्थल। इसकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? जो प्रमाण हमें हिमालय के रूप में देखने को मिलते हैं, यही प्रमाण हमारे थार के संदर्भ में भी पाए जाते हैं। थार मरुस्थल में पाई जाने वाली खारे पानी की झीलें ये बतलाती हैं कि निश्चित रूप से पहले टेथिस सागर था जो खारे पानी की झीलों के रूप में या खारे जल के रूप में जाना जाता था। खारी झीलें इसका प्रमाण है। तो हम निश्चित रूप से जानते हैं कि यहां जलीय स्रोत था और जलीय स्रोत के उत्तरी किनारे पर दबाव के कारण से पर्वतीय भाग की उत्पत्ति हुई जिसको हिमालय कहा गया, तथा इसके तलछट वाले भाग पर जहां से पानी बहकर के पैंथालासा का अंग बन जाता है, चारों तरफ चला जाता है और इस क्षेत्र में जाकर के बचे हुए शेष भाग की जो गड्ढे नुमा आकृति थी वो झीलों के रूप में बच जाती है। इसको कहा जाता है मरुस्थल में पाई जाने वाली स्थायी खारे पानी की झीलें, जैसे कि सांबर झील है, लूणकरणसर है, डीडवाना है, पंचभद्रा है। इस प्रकार से हमें हिमालय के संदर्भ में भी इसकी उत्पत्ति का प्रमाण मिलता है कि यहां निश्चित रूप से प्राचीन समय में एक जलीय स्रोत टेथिस सागर के रूप में उपस्थित था। यह थी हमारी हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में। अब हम चर्चा करते हैं हिमालय के प्रथम भौतिक प्रदेश ट्रांस हिमालय को लेकर। हिमालय भौतिक प्रदेश।
हिमालय भौतिक प्रदेश। अब इस हिमालय भौतिक प्रदेश का हम पहले सबसे पहला भाग उठाते हैं, वो है हमारा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, तो सबसे पहले हम मानचित्र के माध्यम से देखें ये अवस्था ट्रांस हिमालय के रूप में किस प्रकार से पाई जाती है। तो हम इसको मानचित्र के माध्यम से विस्तृत रूप में देखें। यहां हमारे हिमालय के विस्तार की अवस्था पाई जाती है। इस भाग को कहा जाता है ट्रांस हिमालय, इस भाग को कहा जाता है महान हिमालय, इसके दक्षिणी भाग को कहा जाता है मध्य हिमालय, इसके दक्षिणी भाग को कहा जाता है शिवालिक हिमालय, तथा इसके दक्षिणी भाग को कहा जाता है उत्तर के विशाल मैदान ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया। विशाल मैदान, इस भाग को कहा जाता है ट्रांस हिमालय, इस भाग को कहा जाता है महान हिमालय, महान हिमालय, इस भाग को कहा जाता है मध्य हिमालय, और इस भाग को कहा जाता है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, इस रूप में हमारे हिमालय की उपस्थिति पाई जाती है। अब हम देखें इन ट्रांस हिमालय की उपस्थिति के साथ साथ हमारे कुछ भ्रंश पाए जाते हैं और ट्रांस हिमालय की कुछ पहाड़ियां पाई जाती हैं। इस भाग की पहाड़ियों को काराकोरम पर्वत श्रृंखला, लद्दाख पर्वत श्रृंखला, और इसको कहा जाता है जास्कर पर्वत श्रृंखला। अब यहां हमें एक भ्रंश दिखलाई पड़ता है। ट्रांस हिमालय व महान हिमालय के मध्य इस भ्रंश को कहा जाता है इंडो सांगपो सच्चर भ्रंश। इंडो सांगपो सच्चर भ्रंश जो महान हिमालय को ट्रांस हिमालय से अलग करता है। इस महान हिमालय को ट्रांस हिमालय से अलग करता है इंडो सांगपो सच्चर थ्रस्ट, इसको कहा जाता है IST भ्रंश। इसके बाद में महान हिमालय व मध्य हिमालय के बीच में भ्रंश पाया जाता है। इस भ्रंश को कहा जाता है MCT मैन सेंट्रल थ्रस्ट। मध्य हिमालय व शिवालिक हिमालय के बीच में भ्रंश पाया जाता है, इसको कहा जाता है MBT मैन बाउंड्री थ्रस्ट। मध्य हिमालय व शिवालिक हिमालय के जो भ्रंश को जाना जाता है MBT के नाम से। शिवालिक हिमालय व मैदानों के बीच बनने वाले जो भ्रंश है, इस भ्रंश को कहा जाता है हिमालयी फ्रंट फोल्ट HFF, हिमालयी फ्रंट फोल्ट या हिमालयी अग्र भ्रंश। हिमालयी अग्र भ्रंश
तो सामान्यतः अपने एग्जाम में जो आता है रेट लेवल को लेकर के, भ्रंश को लेकर के प्रश्न किया जाता है, और ये चारों भ्रंश महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आईएसटी भ्रंश, फिर हमारे सामने आता है एमसीटी भ्रंश, फिर आता है एमबीटी भ्रंश, और इसके बाद में आता है एचएफएफ। तो इसको कहा जाता है एमबीटी, इसको कहा जाता है एचएफएफ। सामान्यतः ध्यान देंगे, ट्रांस हिमालय महान हिमालय को अलग करता है आईएसटी भ्रंश, महान हिमालय मध्य हिमालय को अलग करता है एमसीटी, मध्य हिमालय व शिवालिक हिमालय को अलग करता है एमबीटी, व शिवालिक हिमालय व मैदानों को अलग करता है एचएफएफ। अब यहां हम तीन पहाड़ी जो श्रृंखलाएं देख पा रहे हैं, इन तीन पहाड़ी श्रृंखलाओं में कुछ ऊंची चोटियों की अवस्थिति पाई जाती है। काराकोरम में सबसे जो ऊंची चोटी पाई जाती है उसका नाम है केटू, जिसको कहा जाता है गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन चोटी, जो हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर का भाग है, जो हमारे ट्रांस हिमालय में आती है। तो ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू चोटी है, जिसी को गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। हम यहां तथ्यात्मक रूप से देखें तो हमारे सामने यहां ऊंचाई भी इंपॉर्टेंट है, तो हम ये भी ध्यान रखेंगे 8611 मीटर की ऊंचाई पाई जाती है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी के रूप में जानी जाती है, ट्रांस हिमालय में आती है। नेक्स्ट हमारी चोटी की स्थिति देखें तो हमारी लद्दाख की पहाड़ी श्रृंखला में चोटी पाई जाती है, उसका नाम है राकापोसी चोटी, राकापोसी चोटी। राकापोसी चोटी लद्दाख पहाड़ी श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, और इसी क्षेत्र में एक भ्रंश बनता है। इस भ्रंश को गोर्ज के रूप में जाना जाता है। इस भ्रंश से होती हुई गोर्ज बनाती हुई इंडस नदी या सिंधु नदी आगे बढ़ती है, जो विश्व का सबसे गहरा गोर्ज माना जाता है। ये इंडस नदी है, इंडस नदी। इस गोर्ज को कहा जाता है इंडो भ्रंश, इंडो गोर्ज, इंडो गोर्ज। अब यहां हम ध्यान दें तो हमारे इस गोर्ज की जो नदीकृत गोर्ज है, जो विश्व का सबसे गहरा गोर्ज है, विश्व का सबसे गहरा गोर्ज, विश्व का सबसे गहरा गोर्ज सिंधु नदी द्वारा बनता है, तथा इसकी जो ऊंचाई है वो है, तो गहराई है वो है 5200 मीटर। वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य है, सबसे महत्वपूर्ण पूछी जाने वाली जो स्थिति है वो इस गोर्ज की गहराई को और गोर्ज की नदी को लेकर के पूछा जाता है। विश्व का सबसे गहरा गोर्ज बनाने वाली नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी ट्रांस हिमालय में बुंजी नामक स्थान पर गोर्ज बनाती है। तो यह भी ध्यान दे लें, स्थान बुंजी, स्थान बुंजी नामक स्थान पर सबसे गहरा गोर्ज का निर्माण करती है। इन पहाड़ी श्रृंखलाओं की स्थिति को लेकर के, क्रम को लेकर के, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पहाड़ी श्रृंखलाएं उत्तर से दक्षिण की ओर हैं। इनको याद करने के लिए आप इस प्रकार से भी ध्यान दे सकते हैं, का, ले और जा, इनको शॉर्ट में कह सकते हैं कालजा की पहाड़ियां। और कालजा की पहाड़ियां क्या है? काराकोरम पहाड़ी, लद्दाख पहाड़ी और जास्कर पहाड़ी उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित है। यहां भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर पाया जाता है। इस ग्लेशियर को कहा जाता है सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। साथ ही यहां एक झील पाई जाती है, इस क्षेत्र में यह झील काफी महत्वपूर्ण है। झील का नाम भी पूछ लिया जाता है। इसको कहा जाता है आदि तिब्बत वाले क्षेत्र की, आदि भारत वाले क्षेत्र की प्रतिशत के रूप में पूछ लिया जाए, 40% हिस्सा है भारत का है, 60% हिस्सा है वो तिब्बत का है, जो वर्तमान में तिब्बत है वो चीन का भाग है। इस झील का पानी आधा खारा हुआ है, आधा मीठा होता है। पानी की अवस्था देखें तो
इधर देखेंगे मीठा पानी व खारा पानी। इसके माध्यम से स्पष्ट हो रहा होगा, इसका पश्चिमी भाग खारा है, इसका पूर्वी भाग मीठा है। इस रूप में हमें प्रसिद्ध झील जो जम्मू कश्मीर क्षेत्र में पड़ती है, जिसको आधी खारी और आधी मीठी के नाम से जानी जाती है, इसको कहा जाता है पोंगेंग त्योसो झील। पोंगेंग त्योसो झील इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, अपने रीट एग्जाम को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आ सकता है। भारत की जम्मू कश्मीर राज्य की वह झील जो लवणीय भी है वह मीठी भी है, पोंगेंग त्योसो झील है, जो कुछ भाग हमारे भारत में है 40% तथा कुछ भाग तिब्बत की ओर पाया जाता है। इन समस्त जानकारियों के साथ आज हम लेते हैं विदा, और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इसी समय हम पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।